अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। वी आर रीडिंग चैप्टर होम्योस्टैसिस चैप्टर 2। टॉपिक आज का हमारा है एक्सक्रीशन, पेज नंबर 22 पे। अच्छा, ये हमारी पार्ट 6 हमने रिकॉर्डिंग की है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएँ। आज का हमारा मेन टॉपिक एक्सक्रीशन है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो मेन पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपके पास, आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो रही होती है, कोई भी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, टूट रही होती हैं। एनाबॉलिज्म क्या हो रहा होता है? फॉर्मेशन हो रही होती है, बन रही होती है, ठीक है। जब आप जो कुछ भी खा रहे हैं, या अगर आप फास्टिंग में भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ खाते हैं तो खाना खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में एनर्जी किस तरह प्रोवाइड करेगा? कैटाबॉलिज्म के ज़रिए, ठीक। और अगर आप फास्टिंग में भी हैं तो आपकी बॉडी को उस दौरान भी एनर्जी की ज़रूरत है। रोज़ा जब आप रखते हैं तो आप सारे काम करते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी आ रही है आपकी बॉडी में जो स्टोर की हुई प्रोटीन, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं, ये जो है कैटाबलाइज होते हैं, यानी टूट जाते हैं छोटे छोटे कंपाउंड्स में, छोटी यूनिट्स में, और इस तरह आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं तो कैटाबॉलिज्म के ज़रिए से इनकी कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज़ होते हैं। वो कंपाउंड्स अमोनिया हो सकता है, NH3, या यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस होती हैं, यानी ख़तरनाक होती हैं, अगर टॉक्सिक, जहरीली होती हैं। अगर ये हमारी बॉडी में रह जाएं तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं, कोमा में हम जा सकते हैं, ठीक है। कोमा क्या होता है? बेसिकली अनकॉन्शियसनेस, यानी आप ज़िंदा होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, लेकिन आपको कुछ होश नहीं होता कि आप कहाँ हैं, आप सब कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट होने देंगे, यानी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और एक और चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चीज़ें हमारी बॉडी में हार्म पहुँचा सकती हैं, ठीक है। और इनको रिमूव करना बॉडी से कहलाता है एक्सक्रीशन। अच्छा, अगर आप जो है वो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो है ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। जबकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो इक्वेशन है ब्रेक डाउन की, कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको सबको पता है, एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6। ये अगर ब्रेक डाउन होगा तो ये रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। और ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये क्या है? टॉक्सिक है। इसको आपको क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। तो आप इसको एक्सक्रीट कैसे करते हैं? आप इसको एक्सक्रीट ब्रीथिंग के एक्सपायरेशन के ज़रिए से करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करके, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। प्रोटीन तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यहीं पे क्लियर हो गया आपका। अच्छा, अब आपके पास, आपको बता रहे हैं कि वाटर बचा। वाटर जो है वो टॉक्सिक नहीं होता, तो वाटर आपको बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी क्या हो जाता है? यूरिन के ज़रिए से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब ये यूरिन रिलीज़ हो रहा होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया या अमोनिया या यूरिक एसिड इसके साथ टॉक्सिक वेस्ट के तौर पे रिमूव होते हैं। क्यों ये वाटर के साथ ही रिमूव होते हैं? क्योंकि इनकी वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और ये ज़्यादातर यूरिया हाई क्वांटिटी में वो एनिमल्स रिलीज़ करते हैं जो पानी में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि फ़िश, एक्वेटिक एनिमल्स जितने हैं वो ज़्यादातर अमोनिया रिलीज़ करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर अमोनिया रिलीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पानी की फराहमी बहुत अच्छी है, और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पानी और ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया रिलीज़ करेंगे। जबकि जिनको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मिला हुआ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी जब चाहे वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हर वक्त पानी अवेलेबल तो नहीं होता, जैसे कि बर्ड्स,
ठीक है। वो जब चाहे पानी पी लेते हैं, उनको कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्लाई कर रहे होते हैं उस तरह जहाँ उनको पानी मिलता है वो पी लेते हैं। तो यूरिक एसिड जो है वो बर्ड्स में मिलेगा आपको, जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने होंगे ना वो आपको अच्छा यहाँ पे बर्ड्स के साथ साथ इंसेक्ट यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। ठीक, इंसेक्ट जितने होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया और इसके अलावा ग्रास होपर्स हो गए, ये सारे यूरिक एसिड रिमूव करते हैं। और यूरिया जो है वो प्योरली मैमल्स या टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पे रहते हैं वो सारे यूरिया रिलीज़ करते हैं। ठीक है, यानी हम। अच्छा, अब आप आ जाएं इस पॉइंट पर। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर हम जो है वो प्लांट्स की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए टॉक्सिक तो होता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं कर सकते ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। अच्छा, H2O इज़ नॉट ए टॉक्सिक कंपाउंड, तो वो क्या होगा आपका, मैं बता चुकी कि यूरिन के ज़रिए से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स में आप देखें, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, या वो प्लांट्स जो और स्पीशी कह लें, वो ऑर्गेनिजम्स कह लें जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स ही होते हैं मेजरली इस तरह के जो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है। सो उनका वेस्ट कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज हो जाता है नॉर्मली एज अ रिएक्टेंट। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल आपके पास फोटोसिंथेसिस है और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर लेता है वो। सही है। इस इन रिटर्न हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, और हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, इसमें हम सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस ऑर्गन से और किस फॉर्म में अपना टॉक्सिक रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपके हैं वो क्या क्या हैं, NH3 यानी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं पढ़े, वो अंडरस्टूड बात है कि आप एक्सपायरेशन के ज़रिए से सांस को जब आप बाहर निकालते हैं तो उसके ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, तो उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे मेन हमारा टॉपिक है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म के दौरान यानी प्रोटीन और फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान आपके ये टॉक्सिक बनते हैं, और टॉक्सिक को आप रिमूव करते हैं या तो अपने टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में। अब टिश्यू फ्लूइड क्या है, आपने ब्लड तो आपको पता है आपकी आर्टरीज और वेन्स में रन कर रहा है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड क्या है, जब आप जो है वो आपके मसल्स और आपकी आर्टरीज़ के दरमियान एक टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू के दरमियान एक फ्लूइड होता है, वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बनाता है। उसी के ज़रिए से आपके ब्लड की टिश्यू, ब्लड से जितनी चीज़ें एब्जॉर्ब होनी हैं वो उस टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं और उस टिश्यू फ्लूइड से फिर ब्लड में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, सराउंडिंग ऑफ द टिश्यू कह लें, उसके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, तो हर एनिमल का, हर ऑर्गेनिज्म का अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो उसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आ जाएँ प्लेनेरिया पर। प्लेटीहेल्मिन्थिस इनकी किंगडम है, क्लास इनकी क्या है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। फाइलम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थिस है। इनको हम जो है वो फ्लेम सेल्स क्या होते हैं, देखिए इस तरह का शेप होता है, इसको मैंने अलग से आगे पढ़ाया है। देखें, फ्लेम सेल्स है, प्रोटोनिफ्रिडिया कहते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट होता है और ये डाइल्यूट यूरिन रिलीज़ करते हैं। और इनका सोर्स क्या है डाइल्यूट यूरिन रिलीज़ करने का, टिश्यू फ्लूइड है। अब आप इस पिक्चर में देखें जो मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये आपका क्या है, ये प्लेनेरिया क्या है, ये इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, फ्लैट होते हैं ये सारे, और इसीलिए प्लेटीहेल्मिन्थिस भी कहते हैं हम इनको। प्लेट लाइक बिल्कुल चिपटे से होते हैं। इनका जो फ्लेम सेल्स नाम की ये जो ऑर्गन है, ये इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सही है, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं। अंदर से देखें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है ये सीलिया है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, जो भी इसके सराउंडिंग के अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो ये देखें आप, ये लिखा हुआ है, ये जो एटमॉस्फेयर इसके अंदर बॉडी के अंदर है ना, सीलोम कैविटी है इसके अंदर। तो एक टिश्यू, सिंगल टिश्यू पे बना हुआ स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद है वो सारा इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से गुजरते हुए अंदर आ जाएगा। अब जब ये अंदर आ जाएगा तो इसके बाद ये फ़िल्टर होगा सीलिया से। अब यहाँ पढ़े हैं आप, लिखा हुआ है बीटिंग ऑफ सीलिया काउजेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू बी फिल्टर्ड थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग इन द फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स क्या होगा, आपको फ्लिकरिंग और फ्लेम सेल्स नाम क्यों रखा है, फ्लेम सेल्स इसलिए नाम रखा है
क्योंकि ये जैसे फ्लेम होती है, चूल्हे की आग होती है, इसी तरह ये फ्लिक करता है, बार बार इस तरह मूव करता है। तो इसी के तरह इसीलिए इसका नाम जो है वो सीलिया का नाम फ्लेम सेल्स रख दिए, ठीक है। और ये फुल मूव करता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इस स्पेस के अंदर, ये स्पेस आपको जो दिख रहा है ये स्पेस के अंदर मूव करता है। इस तरह ये फ़िल्टर कर देता है एक छन्नी की तरह, जैसे एक नेट होता है सीव की तरह, सारा फिल्टरेशन कर देता है। जो भी फ्लूइड के अंदर जो मिनरल्स हैं या जो भी इसका एनर्जी कंटेनिंग सब्जेक्ट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक्सेस वाटर और वेस्ट ये अपने अंदर स्टोरेज का कोई काम नहीं करता। तो एक्सेस वाटर और वेस्ट जो है वो कहाँ से रिमूव हो जाएगा? एक्सेस वाटर और वेस्ट जो है वो नेफ्रिडियोपोर्स से रिमूव हो जाएगा। तो आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन याद रखना है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड याद करना है कि किस किस्म का रिमूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये डाइल्यूट वाटर की वेस्ट रिमूव कर रहा है, इसका मतलब है यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा। और इसका सोर्स क्या है? फिल्ट्रेट एब्जॉर्ब करने का टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। इसी तरह आपको तीनों के याद रखने हैं। और जैसे ह्यूमंस में क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और फिर ब्लड हो जाएगा, जो कि हम आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स हैं, ये फ्लेम सेल से इस तरह एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ। एब्जॉर्बने के बाद क्या, यहाँ से जो भी एब्जॉर्ब करना था ये इसने यहाँ से कर लिया, यहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर दे देगा, ठीक है। और उसके बाद जो फिल्ट्रेट रिमूव करना है बॉडी से वो नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें इसकी ये ट्यूब बाहर निकली हुई है, ट्यूब बाहर निकली हुई है तो उसका मतलब ये नेफ्रिडियोपोर है, ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में अपना डाइल्यूट यूरिन रिमूव कर देगा, ठीक है। ठीक, तो प्लेनेरिया आपको समझ में आ गया। अब आप देखें अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या बताया जा रहा है? एनेलिड्स। अर्थवॉर्म की फाइलम क्या है? एनेलिड्स है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका क्या है? मेटानेफ्रीडिया कहलाता है, ठीक है। इनके हर यूनिट में इस तरह करके जो होता है इसके अंदर यहाँ पे कॉइल शेप्ड मेटानेफ्रीडिया होता है। अब यहाँ पे देखें डाइल्यूट यूरिन ये पास करते हैं और सिलोमिक फ्लूइड इनका जो सराउंडिंग है वो क्या कहला रहा है? सिलोमिक फ्लूइड। जबकि आपको प्लेनेरियम मैंने पूरी वीडियो में जो अभी आपको बताया पीछे वो टिश्यू फ्लूइड होता है, इससे ये एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन इसके अंदर करते हैं, फिर उसके बाद ये ऑर्गन से रिमूव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें आप देखें अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में यहाँ पे आपको एक सेगमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये आपका अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म में जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बताया गया एक सेगमेंट का व्यू दिखाया गया इसमें, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है सिलोमिक फ्लूइड जो है वो फिल्टर्ड होगा नेफ्रोस्टोम में। तो ये जो सबसे पहला पार्ट आपको जो दिख रहा है जहाँ से सिलोमिक फ्लूइड जो है वो ये देखें, ये जो फ्लावर शेप का दिख रहा है आपको ये नेफ्रोस्टोम है। नेफ्रोस्टोम जो है वो इसके बाद नेफ्रोस्टोम जो है वो इसके बाद आ गया आपके पास यहाँ से पूरा जो है ना ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर से ये पूरा ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना इससे जो है ना वो ये जाएगा और उसके बाद फ़िल्टरेशन होगी। अब फ़िल्ट्रेट पूरा इसमें मूव कर रहा है और फ़िल्ट्रेट मूव करने के बाद इस पूरे से घूम के कॉइल से घूम कर ट्यूब्यूल जिसे आप कह रहे हैं, कैपिलरी इसके साथ आपको रेड सी दिख रही है। ये कैपिलरी क्या करेगी? इससे जितना भी जो फिल्ट्रेट है यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, जो भी सिलोम इसको चाहिए इस एनिमल्स को एनर्जी के लिए, ये सारा इससे एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो रिलीज़ कर देगी दोबारा ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो मेटानेफ्रीडिया का आप देखें अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ रहा है आपको। ये देखें ये रेड वाली जो दिख रही होगी आपको, ठीक है, रेड वाली दिख रही है, ये हो गया। अच्छा, थर्ड पोर्शन में क्या बता रहे हैं? अ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड वाया नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर क्या है? ये यहाँ लिखा हुआ है नेफ्रिडियोपोर आपके पास, ये रहा, ये जो है लिखा हुआ है नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला एक पोर्स सा, यहाँ पे सारी यूरिन जो है ना इस फ्लूइड में आ जाएगी और फ्लूइड जो है वो इस सिलोमिक स्पेसेस ये आपको दिख रहे हैं, ये सिलोमिक फ्लूइड है। यहाँ इस स्पेसेस के अंदर जो है ना सिलोमिक फ्लूइड है, यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे और या स्पोर से रिलीज़ कर देगा ये एटमॉस्फेयर में जो एनिमल है, ठीक है। तो ये किसकी हमने एक्सक्रीशन पढ़ ली? ये हमने पढ़ ली अर्थवॉर्म की, ठीक है। अच्छा, ये अर्थवॉर्म आपको समझ में आ गया प्रॉपर। अब कॉकरोच में देख लें, फाइलम क्या है इसकी? क्लास आर्थ्रोपोड है और इसकी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन को आप क्या कहेंगे? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, सही है। इस तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही यूनिट्स भी है, जैसे अर्थवॉर्म आपने कॉकरोच को देखा है तो कॉकरोच के इस तरह जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की तरह मौजूद होता है। अच्छा, अब यूरिक एसिड और
पैलेट्स होते हैं, ड्राई पैलेट्स की फॉर्म में, सूखे सूखे बिल्कुल क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं। जैसे बर्ड है, परिंदे जो होते हैं वो पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जबकि कॉकरोच जो है वो पैलेट्स की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं बिल्कुल क्रिस्टल्स में, ठीक है। अच्छा, इनका जो सराउंडिंग है जहाँ से ये एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करेंगे वो कहलाता है हीमोलिम्फ, ये लिम्फ है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन, ठीक, और रेड अपीयरेंस होती है, इनका होता है हीमोलिम्फ, ठीक है, वाइट कलर का होता है। इंशाल्लाह जब आप लोग कॉकरोच की डाइसेक्शन अगर आप मैट्रिक में मिले आपको या फिर आपका इंटर में तो लाजमी होती है, तो कॉकरोच की डाइसेक्शन में आपको हीमोलिम्फ देखने को मिलेगा जब आप कॉकरोच को डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें आप, मैंने पिक्टोरियल व्यू से बता रहे हैं, ये ग्रास होपर है लेकिन आपकी बुक में कॉकरोच लिखा हुआ है, लेकिन ग्रास होपर और कॉकरोच, ऑर्थ्रोपोड वगैरह सब एक ही, सारे ऑर्थ्रोपोड एक ही टाइप का सिस्टम कैरी करते हैं, जो इनका क्या कहलाता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ये जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ये इस तरह के जो है वो देखें बुशेस लाइक स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे ऐसे 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 इस तरह के बने हुए, सही है, ठीक। तो इसमें इस तरह जो बना हुआ है ये क्या कर रहा है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ग्रास होपर। आप ले लें, सारे ऑर्थ्रोपोड का इसी तरीके का है। अब इसमें आप देखें सबसे पहले पॉइंट क्या बता रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एपिथेलियल क्या होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर हो गई, वो क्या कर रही है, सारे जो है वो इससे देखें, इसमें ये जो आपको दिखा रही है सारा, ये क्या है, ये है आपका मेलफिजियन ट्यूब्यूल। ये सारा सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर सब क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है ट्यूब्यूल में, ल्यूमेन में ला रहा है, हीमोलिम्फ के अंदर, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, ल्यूमेन में ऑस्मोसिस के ज़रिए से एंटर हो रहा है। अब जब सब इस तरह से एंटर हो जाएगा तो स्टमक के और से लेकर इंटेस्टाइन तक मूव करेगा। वाटर जो है वो परमिएबल होता है तो वो जो है मूव कर जाएगा, और जितना फ्लूइड हीमोलिम्फ के ज़रिए से एब्जॉर्ब होना होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से एनस से वेस्ट एंड फीसेस जो है वो रिमूव हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हीमोलिम्फ क्या कर रहे हैं, हीमोलिम्फ के अंदर सारे सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, जितना भी आपका फिल्ट्रेट है अच्छा बुरा सब आ जाएगा, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन करनी होगी वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, रेक्टम और एनस के थ्रू ये सारे जो वेस्ट फीसेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, वर्टिब्रेट्स पर आ जाएं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वो जो होते हैं जिनका रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक। तो रीढ़ की हड्डी यानी हम एनिमल्स हो गए, सारे जो भी एनिमल्स हो गए, और ह्यूमन बींग्स आ गई, मैमल्स जो आप कह लें, तो मैमल्स के जो हैं वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है, किडनी से एक्सक्रीट करते हैं, सही। हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स, और वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है, ठीक है। और ये एक्सक्रीटरी कंपाउंड हमारा अमोनिया भी रिलीज़ हो जाता है, यूरिया भी रिलीज़ होता है, और यूरिक एसिड भी होता है। माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ ईच प्रेजेंट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लंग्स के ज़रिए से रिमूव करते हैं। और हमारा जो एनवायरनमेंट है इनसाइड बॉडी का वो ब्लड है। तो ब्लड से आपको समझ में आ गया होगा कि टिश्यू फ्लूइड क्या है, समझ में आ गया कि इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड मौजूद होता है, इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड मौजूद होता है। सीलोम यानी एक कैविटी को कहते हैं, इस तरह कैविटी बनी हुई है और इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हीमोलिम्फ मौजूद होता है, और इसके अंदर ब्लड, सही। अब इसकी आप इसकी जो मैंने आपको वर्टिब्रेट्स की जो हम पढ़ेंगे वो आगे पूरा प्रॉपर किडनी का टॉपिक है, और किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन का अलग स्ट्रक्चर है, तो हम उसको जो है पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।